किसी भी हार्ड डिस्क की या डिस्क की रेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी यूज़ होता है, हाई वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए यूज़ भी होता है और हाई स्पीड के लिए भी। मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम HPSSC के कुछ प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर एग्जाम के रैंडम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ तक हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियोस में। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट से प्रीवियस ईयर सेक्शन से उनको एक्सेस कर सकते हैं। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए ये जो एम्परसेंड है सी लैंग्वेज में, दिस इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल एंड में 2 एम्परसेंड यूज होते हैं, दिस इज लॉजिकल और एंड दिस इज लॉजिकल नॉट। एंड ये जो सिंगल एंड है ये बिटवाइज एंड है, नॉट लॉजिकल एंड। सो यहाँ पे नॉट लॉजिकल पूछा है, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन एट 126, अनसाइंड इंटीजर ऑक्यूपाइज हाउ मेनी बाइट्स। 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। और 127 में है एन अर्रे ऑफ पॉइंटर इज सेम एज, इट इज ऑप्शन ए पॉइंटर टू अर्रे। इनको पॉइंटर अर्रे भी हम कहते हैं, सो ए इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन 128 says it is possible to declare a function member function global, yeah all of the above would be the correct answer. And 129, C is often called a, it is high level language developed by Mr. Dennis Ritchie। 32 important keywords हैं C लैंग्वेज के। तो C लैंग्वेज पे भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं एक शॉर्ट रिवीजन के लिए। इन 130, द यूज़ ऑफ वर्चुअल फंक्शन इम्प्लाइज। देखिए वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो ओवरराइड करते हैं किसी फंक्शन के बिहेवियर को पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा फॉर्म में यूज़ करना है, उसे वर्चुअल फंक्शनिंग टेक्निक से हम अचीव कर सकते हैं। एंड इट हैपन्स ड्यूरिंग डायनेमिक बाइंडिंग। और डायनेमिक बाइंडिंग जहाँ पे भी वर्ड आता है तो रन टाइम इससे एसोसिएट है, रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं इसको। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दिस इज कंपाइलर कन्वर्ट्स C++ इंस्ट्रक्शंस इनटू। देखिए जो कोड हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं दैट कोड इज कॉल्ड सोर्स कोड। याद रखिए, मीन जो हम कोडिंग करते हैं नॉर्मल कोडिंग, जैसे HTML का कोड किया हमने, C++ या जावा स्क्रिप्ट PHP में कोई भी कोडिंग करेंगे हम, जिसे हम कोडिंग कहते हैं। एंड दैट कोडिंग, नॉर्मली जो कोडिंग है उसे सोर्स कोड कहते हैं। दैट कोड इज टू बी कन्वर्ट इनटू मशीन इक्विवेलेंट। हम बोलते हैं कि 010101 में कन्वर्ट करना है वो कोड, है ना। वो काम करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, देखो इसका आंसर तो ये है कि इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर। कंपाइलर डेडिकेटेड होता है सिर्फ सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन से इतना ही। 132 पे देखते हैं क्या है। द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि DDL लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो या तो स्कीमा को बिल्ड करती हैं या तो डिस्ट्रॉय करती हैं। यानी कि डेटाबेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना जिन कमांड्स का काम होता है, दोज कमांड्स आर कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। ऑलराइट, एंड 133 पे इन्होंने पूछा है कि सुपर की फॉर एन एंटिटी कंसिस्ट्स ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स। तभी तो रोज बनेगी, रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है सुपर की। ये भी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है 134 पे, इट इज़ डेटा टाइप पूछा है सीक्वल का। देखो सीक्वल का जो वैलिड डेटा टाइप इट इज़ फ्लोट। कैरेक्टर वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि सीक्वल में या तो CHAR से डेटा टाइप होता है या वैर CHAR, वैर कैर। बट न्यूमेरिक इज अ काइंड ऑफ फैमिली जिसमें नंबर्स के सारे डेटा टाइप आएंगे, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंट। न्यूमेरिक कोई डेडिकेटेड डेटा टाइप नहीं है। डेडिकेटेड डेटा टाइप इनमें से कौन है, फ्लोट। 135 says what is the name given to the molecular scale computer। देखिए कितना इजी है। मॉलिक्यूलर मतलब बिल्कुल अल्ट्रा माइक्रो कंप्यूटर्स, उनको नैनो कंप्यूटर्स कहते हैं। नैनो वर्ड का ही मतलब होता है वेरी स्मॉल, जैसे नैनो चिप्स, नैनो कंप्यूटर्स। और 136 पे पूछा उन्होंने कि डी रैम का, एक SRAM होती है, एक डी रैम होती है, जैसे DDR3, DDR2,
आप लोगों ने सुना होगा, वो डायनामिक रैम्स हैं। रिफ्रेश रेट होता है इनका 2 मिली सेकेंड। वेयर इज 2 मिली सेकेंड? इट इज ऑप्शन बी। यानी कि 1 मिली सेकेंड मीन्स 1000 हर्ट्स और 2 मिली सेकेंड मीन्स 2000 हर्ट्स। ये भी पूछा जा सकता है कि हर्ट्स में डायनामिक रैम का रिफ्रेश रेट बताओ। सो इट इज़ 2000 हर्ट्स। एंड 137 पे पूछ रहा है ये रेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा है इन्होंने कि डिस्क की, किसी भी हार्ड डिस्क की या डिस्क की रेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी डिस्क की रेड कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं। रेड की फुल फॉर्म होती है रैंडम एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसलिए करते हैं ताकि सेम डाटा को हम डिफरेंट प्लेसेस पे हार्ड ड्राइव हो, चाहे हार्ड डिस्क हो या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, उसमें हम उसको सेव कर सकें। अलग अलग लेवल्स होते हैं और रेड से जैसे मिररिंग होती है। जैसे मिररिंग का मतलब सेम डाटा को क्लोन करना। आप शीशे में खुद को देखते हो, सो खुद का क्लोन दिखता है ना, वैसे ही एक टर्म आती है रेड कॉन्फ़िगरेशन में, मिररिंग। एक आती है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब था पार्टीशन कर रहे हैं। तो रेड कॉन्फ़िगरेशन में लेवल सेट करने होते हैं डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे आपने रेड लेवल 0 यूज़ किया, 0 लेवल पे उसको आपने कॉन्फ़िगर किया, उसका मतलब है कि वो हाई डाटा एक्सेस स्पीड देगा। आपने रेड का लेवल 1 सेट कर लिया, इसका मतलब वो मिररिंग होगी डाटा की। तो ये हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसलिए फ़ॉल्ट टॉलरेंस भी मीन्स फ्यूचर में अगर मेन डिस्क ख़राब हो जाए, दूसरी डिस्क से डाटा या दूसरी पार्टीशन या लोकेशन से डाटा एक्सेस कर सकें। सो फ़ॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी यूज़ होता है, हाई वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए यूज़ भी होता है और हाई स्पीड के लिए भी। मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, अगर आपको, आप में से आपके ब्रिलियंट ओपिनियन का वेट रहेगा कि आप लोगों को लगता है कि इसका आंसर हाई स्पीड होना चाहिए या कोई और होना चाहिए, सो प्लीज़ यू मे ऐड योर आउटस्टैंडिंग ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। वेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फाइल की ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला इन फिजिकल लोकेशन ऑफ, यानी कि फाइल की को ट्रांसफॉर्म करना है रिकॉर्ड की फिजिकल लोकेशन पे, वो होता है हैश्ड फाइल टेक्निक से। जो हैश फाइल होती है बेसिकली ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, डायरेक्ट फाइल भी कहते हैं, जिसमें रॉ डाटा को डिजायर्ड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, 139। मैनेजर्स सैलरी डिटेल आर हिडन फ्रॉम एम्प्लॉय। दिस इज, ये व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल ऑफ डाटा हाइडिंग। इसका 139 का इसका आंसर इज सी। एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट के मैट्रिक्स इनमें से कौन से नहीं हैं। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो इंस्पायर नोटबुक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करना चाह रहा है या ऐप खरीदना चाह रहा है। सो उस ऐप को जब मैं खरीदूंगा, वो ऐप क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट मैट्रिक्स टर्म यूज़ होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि आप सॉफ्टवेयर परचेज करना चाह रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोडक्ट है। पर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज, कौन कौन से मैट्रिक्स ध्यान में रखने होते हैं। मैंने अभी बताया मैं ऐप खरीदना चाह रहा हूँ या इंस्पायर नोटबुक एप्लीकेशन परचेज करना चाह रहा है, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा उसका साइज कितना है, कितनी रिलायबल है वो। रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी, है ना। और उसमें फंक्शंस क्या हैं, ये तो हैं प्रोडक्ट के मैट्रिक्स। नहीं क्या है? इट इज़ प्रोडक्टिविटी। सो विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, वो है प्रोडक्टिविटी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है। देखो प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है, एप्लीकेशन में फंक्शंस हैं, वो प्रोडक्टिव कैसे प्रूव होगी? जब यूज़र उस पर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छी सी बुक खरीद के दी मार्केट से, है ना, वो रिलायबल है, फंक्शनैलिटी अच्छी है, छोटा सा साइज़ है, आप पढ़ोगे ही नहीं तो प्रोडक्टिव कैसे प्रूव होगी? वो प्रोडक्टिव आप लोग बनाएंगे उसे पढ़ के। ऑलराइट, आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स है वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये यूज़र से एसोसिएट है। यूज़र उस प्रोडक्ट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। 41 सेज द कन्वर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, अब में से बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आएगा। मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल समझाऊंगा ये चीज़ क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कन्वर्जेंस के बारे में पूछा उन्होंने, 4 मेथड दिए हैं। एक मेथड है जो कन्वर्जेंस की स्टार्टिंग वैल्यू के लिए सेंसिटिव होता है, वो है न्यूटन रैप्सन मेथड।
एक्चुअली न्यूटन और रेफसन दो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, नाम सुना होगा आपने न्यूटन का, रेफसन भी इनके को कलीग थे। इन्होंने क्या किया, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स अप्रॉक्सीमेट रूट किसी भी वैल्यू का फाइंड आउट करना है, या रूट्स यानी कि जीरोस रियल वैल्यू फंक्शन के, उसके लिए एक अप्रॉक्सीमेट मेथड इन्होंने प्रोवाइड किया। बट वो अप्रॉक्सीमेट मेथड क्या है कि स्टार्टिंग की जो वैल्यू है ना, उसके प्रति सेंसिटिव है। मीन्स वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू आप उस फंक्शन में आप गलत डालोगे तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा, है ना। वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू ही डिपेंड करेगी कि आपका जो कन्वर्जेंस है वो करेक्ट है या नहीं है, यानी कि जो रूट्स को फाइंड आउट करने की अप्रॉक्सीमेट ट्रिक है वो सही है या नहीं है, वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू इस वाले मेथड में सेंसिटिव होती है, न्यूटन रेफसन वाले में। ठीक है, 142 पे पूछ रहा है इमेज टैग के लिए। देखो IMG टैग है और SRC इसका एट्रीब्यूट है, फिर हम पाथ देते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, 143 पे पूछ रहा है उन्होंने कि ऑब्जेक्ट हैं जो डायलॉग बॉक्स के अंदर प्लेस किए जाते हैं ताकि यूज़र उन ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करे, उनको कंट्रोल कहते हैं। एंड ये अगला क्वेश्चन है 144 पे कि फाइनल प्रोडक्ट का डिज़ाइन रिक्रिएट करना है, वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं उस टेक्निक को। और सब कैटेगरीज पूछी है उन्होंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। याद करो जब मैंने सिलेबस का वीडियो शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था कि DTP के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि DTP +1 में 10+1 कंप्यूटर साइंस में भी और 10+2 कंप्यूटर साइंस में भी है, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक फेज़ होता है। इसमें क्या होता है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है ना, उसको 2D ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले करना, है ना। सो वो उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। या आपने देखा होगा कि जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो 2D को 3D में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, कि घर के नक्शे को 3D में कन्वर्ट के, वो भी इज़ अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन। बट 3D से 2D में कन्वर्ट करके कोई ग्राफिक्स डेपिक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसकी जो कैटेगरीज हैं वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, डायमेट्रिक है और ट्राइमेट्रिक है ना। तो आप एक काम कीजिए, कोरल ड्रॉ और डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि पेज मेकर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लोर कीजिए। बिट मैप और वेक्टर पे भी पूछे जा सकते हैं, एक्सटेंशन बिट मैप और वेक्टर की कुछ एक्सटेंशंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपेंशन मॉड्यूल, नॉलेज बेस, इंटरफेस इंजन, ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। आपने जियो पे ऑटोमेटिक कंप्लेंट के आंसर्स रिप्लाईज देखे होंगे कि आप एक्सपर्ट सिस्टम, आप चैट, जो इंटेलिजेंट रोबोट होते हैं वो आपके हर सवाल का आंसर देते हैं। इसी तरह के कुछ सिस्टम्स होते हैं जो प्रोग्राम्ड होते हैं, यूज़र की हर क्वेरी को वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम होता है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर रिपोर्ट्स, ये प्रेडिक्टिव रिपोर्ट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पे पूछा है इन्होंने, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन जॉब इन सेम टाइम पीरियड। 149 वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर को कई बार क्या लगता है कि रैम इनसफिशिएंट है, तो एक टेक्निक रैम के साथ प्लेस की जाती है जिससे रैम को फील होता है कि आई एम नॉट इनसफिशिएंट। वो एक्चुअली फिजिकली नहीं है, वो एक ऐसी टेक्निक रखी है, इल्यूजन है, एक भ्रम है रैम के लिए। सो दैट इल्यूजन, दैट भ्रम इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। अब LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में पूछा उन्होंने 150, इसका है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है उन्होंने, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये एग्जाम में आ सकता है। ये कैश मेमोरी से रिलेटेड एक टर्म है। होता क्या है कि कैश मेमोरी क्या करता है कि नया जो डाटा कैश में स्टोर होगा उसके लिए कैश मेमोरी में रूम प्रोवाइड हो, एरिया प्रोवाइड हो। तो जो पुराना वाला डाटा है, जो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा है, उसको एविक्ट किया जाता है, यानी कि एलिमिनेट किया जाता है वहाँ से। एंड दैट एलिमिनेशन इज डन बाय यूजिंग LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, यानी कि लिस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा को एलिमिनेट किया जाएगा, नए डाटा के लिए रूम प्रोवाइड किया जाएगा। 150। एंड अगला जो क्वेश्चन है 151 है, लूप बैक एड्रेस पूछा है उन्होंने। IP एड्रेस के वीडियोस को प्लेलिस्ट से एक्सेस करो और इसका आंसर डी है, वो चेक करो क्यों इसे लूप बैक एड्रेस कहते हैं। 152 है, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल लाइज बिटवीन नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में ये
लाई करती है। और आईपी एड्रेस का जो साइज़ है 32 बिट का होता है, पर उन्होंने पूछा नहीं है कि IPv4 या IPv6, अलग अलग एड्रेस स्पेस होता है। IPv6 का 128 बिट होता है और IPv4 32 बिट होता है। 154 इन्होंने नेटवर्क पोर्शन पूछा हुआ है इस आईपी एड्रेस में। देखो आईपी एड्रेस का क्या होता है, दो पार्ट नेटवर्क के, मतलब एक पार्ट नेटवर्क का होता है, एक पार्ट होस्ट का होता है। कौन सा पार्ट नेटवर्क का है, कौन सा होस्ट का है, वो क्लास पे डिपेंड करता है। जैसे 190 है, सो मुझे आप मुझे बताएंगे ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। और इसका जो मुझे लगता है कि जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे 2 ऑक्टेट, वो है 190.148। और फिर इन्होंने पूछा है ईमेल रिसीव के लिए। एक तो देखो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है POP3, एक IAMP प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये भी रिसीविंग के लिए यूज़ होती है। और मैं बताऊं आपको सेंडिंग के लिए यूज़ होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। ये मेल को सेंड करने वाला प्रोग्राम है, रिसीव करने वाला है POP3 और IAMP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IAMP की फुल फॉर्म है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP की है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 base 5, 10 base 2, 10 base T आर टाइप ऑफ इथरनेट केबल के टाइप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 10 base 5 जो इथरनेट केबल की टाइप है, इसमें 10 क्या चीज़ है, बेस क्या चीज़ है, और इसके साथ जो 5 है वो क्या चीज़ है। सुनिए, जो स्टार्टिंग में 10 लगा है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस केबल की स्पीड कितनी है। यानी कि 10 base 5 में 10 जो है इट इज़ 10 Mbps। राइट, किसकी स्पीड है। बेस 5 का मतलब है, देखो बेस का मतलब है बेस बैंड, है ना। 5 जो इसमें नंबर 5 है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि अटेनुएशन कितनी मीटर पे होगी, कितने मीटर पे होगी। अटेनुएशन का मतलब होता है कि सिग्नल उस केबल से जाएगा तो कितने दूर, कितनी दूरी पे वो सिग्नल अटेनुएट होगा, यानी कि सिग्नल लॉस हो जाएगा। 5 का मतलब है 500 मीटर पे। जैसे 10 base 2 वाली केबल का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब वो जो अटेनुएशन होगी वायर में, सिग्नल लॉस होगा, वो होगा 200 मीटर पे, है ना। इसमें 10 base T, टी अगर लेटर है, मानो नंबर नहीं दिया है, टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर है। इस तरह की जो केबल्स होती हैं ट्विस्ट हुई होती हैं। ऑलराइट, ये था आज का क्वेश्चन। और आप लोगों के लिए इंस्पायर क्विज ऑफ द डे इज, आपने मुझे बताना है कि UTP की फुल फॉर्म क्या होती है।